दोस्तों अब कहीं जाकर वियतनाम और चाइना की वो बादशाहत खत्म होती दिख रही है जिसके लिए पूरी दुनिया में इनका डंका बजता था। जी हाँ, जिस कंपनी ने 56 साल तक भारत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, वो अब तमिलनाडु में अपना साम्राज्य खड़ा कर रही है। और यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि चीन के खिलाफ भारत की एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। अब यही देखिए कि एडिडास और नाइकी जैसे शूज ब्रांड के लिए जूते बनाने वाली कंपनी टेकवॉक ग्रुप अचानक भारत में 1300 करोड़ रुपए लगा रही है, वो भी तब जब हमारा फुटवेयर मार्केट पहले से ही कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। तो ऐसे में क्या हम वाकई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाले हैं या वियतनाम को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? आज का ये वीडियो इसी चैलेंज को डिकोड करता है। अब देखिए, ये ब्रांड भले ही ग्लोबली इतना बड़ा नाम हो, लेकिन भारत में इसका प्रोडक्शन आज भी ना के बराबर होता है। यहाँ पर लोग जानते ही नहीं है कि दुनिया भर में बिकने वाले नाइकी के जूतों में 52% वियतनाम में बनते हैं और इसके बाद 27% इंडोनेशिया में और बचे हुए 16% चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। यानी अगर आप इन तीनों देशों को जोड़ दें तो नाइकी का 95% प्रोडक्शन सिर्फ इन 3 देशों में सिमटा हुआ है। बाकी बचा हुआ 5% प्रोडक्शन दुनिया के बाकी देशों में फैला है और इसी छोटे हिस्से में भारत का भी नाम शामिल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कंपनी इतने अच्छे से सेट है तो वो अपना पूरा सिस्टम छोड़कर भारत की तरफ क्यों देख रही है? तो भैया, इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, नाइकी किसी वजह से अपनी डिपेंडेंसी वियतनाम और चाइना पर कम करना चाहती है और इसी वजह से इस ब्रांड की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पर एक टर्म भी समझ लेना काफी जरूरी है और वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, जिसका मतलब होता है वो कंपनी जो खुद ब्रांड नहीं होती लेकिन बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बनाती है। यानी नाइकी खुद फैक्ट्री नहीं चलाती, बल्कि उसने दुनिया भर में कई ऐसे कंपनियों को हायर किया हुआ है जो इनके लिए जूते बनाती है। अब यहीं पर इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो साउथ कोरिया की कंपनी टेकवॉक ग्रुप भारत में कदम रख रही है, वो पहली बार यहाँ आ रही है और यही नाइकी की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर मानी जाती है। और अभी तक इसका मेन प्रोडक्शन वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना में ही हो रहा था। अब इसी से समझिए कि इस कंपनी की शुरुआत 1971 में हुई थी और अब 56 साल बाद पहली बार ये ग्रुप भारत के मार्केट में अपना मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए आ रहा है। खैर, अब यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो इस पूरी डील की सीरियसनेस को समझाता है। अब यहाँ देखिए कि पहले फेज में ये कंपनी तमिलनाडु में तकरीबन 514 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि प्लान इन्वेस्टमेंट के तहत आने वाले समय में कुल मिलाकर 1379 करोड़ रुपए इसी एक यूनिट में लगाए जाएंगे। और आंकड़े बताते हैं कि ये कोई टेस्टिंग वाला छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खबर तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड और पांडिचेरी वाले साउथ ईस्ट रीजन से आ रही है। खैर, अब यहाँ पर जरा सोचिए कि 2028 से जब ये प्रोडक्शन यूनिट पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी तो यहाँ हर साल 15 मिलियन पेयर्स जूते बनाए जाएंगे। यहाँ पे ये संख्या बड़ी लग सकती है, लेकिन असल सवाल ये है कि भारत नाइकी के ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में आखिर कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अब यहाँ पर इसका सही जवाब तो आने वाला समय ही देगा, लेकिन ये ट्रेंड जो साफ साफ नजर आ रहा है वो ये है कि चीजें धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। और यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। अब यही देखिए कि अभी तक फुटवेयर का मेजर प्रोडक्शन वियतनाम और बांग्लादेश में ही कंसंट्रेटेड था, लेकिन हाल ही में यूरोप के साथ जो एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसकी वजह से अब जो इन्वेस्टमेंट पहले से इन देशों में जाने वाला था, अब वो धीरे धीरे भारत की तरफ रूट होना शुरू हो चुका है, जिसका फायदा दोनों तरफ है। जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भारत में लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट मिलता है और साथ ही यूरोप के मार्केट का फ्री एक्सेस भी मिल जाता है, क्योंकि भारत का यूरोप के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पहले से मौजूद है। यानी कि भैया, एक तरह से भारत बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जहां पर कंपनियां सस्ते में प्रोडक्शन भी कर सकती हैं और यूरोप जैसे बड़े मार्केट तक पहुंच भी सकती हैं। खैर, अब जरा इस पूरे इंडस्ट्री का एक बिग पिक्चर भी देख लेते हैं, जहां पर 31 जुलाई को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में बिकने वाले फुटवेयर का 88% हिस्सा सिर्फ एशिया में मैन्युफैक्चर होता है, जिसमें चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है, जो हर साल तकरीबन 13.5 बिलियन पेयर्स शूज प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसके बाद भारत की पोजीशन आती है, जो हर साल तकरीबन 3 बिलियन पेयर्स शूज के साथ दूसरे नंबर पर है, और वहीं पर तीसरे नंबर पर आता है वियतनाम। लेकिन
दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वियतनाम में फुटवेयर प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ाया जा रहा है और अगर भारत को बाकी सेक्टर्स की तरफ फुटवेयर के लिए भी कोई पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जल्दी नहीं मिली तो भारत को दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात और भी है कि अब यहाँ भारत में अपनी एक अलग मुश्किल भी है जिसे समझना जरूरी है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि भारत खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पर बना ज्यादातर प्रोडक्शन भारत के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, यानी कि भैया एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा बचता ही नहीं है। और शायद यही वजह है कि भारत सरकार को अभी तक इस सेक्टर के लिए कोई खास एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है कि भारत के फुटवेयर सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब देश भर में कई शहरों और कई इलाकों में हजारों ऐसे छोटी छोटी फैक्ट्रीज चल रही हैं जिनका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मतलब साफ साफ है कि अभी भी 3 बिलियन स्पेयर्स का आंकड़ा जो बताया जा रहा है वो असल में एक्चुअल प्रोडक्शन इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर भी सिर्फ फुटवेयर के एक्सपोर्ट से भारत को तकरीबन $44.5 बिलियन का रेवेन्यू मिल ही जाता है और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठना तो लाजमी है कि जब पोटेंशियल इतना बड़ा है तो सरकार इस सेक्टर के लिए कोई खास ठोस कदम क्यों नहीं उठाती। तो इसका जवाब फिलहाल अभी किसी के पास है नहीं। कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि दुनिया के सबसे बड़ी फुटवेयर सप्लाई चेन में अब धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है, जहां पर कंपनियां अपनी डिपेंडेंसी सिर्फ एक या दो देशों पर रखने के बजाय अलग अलग जगहों पर डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। और इसमें भारत एक नया मजबूत ऑप्शन बनकर उभरा है, जहां पर टेक वॉक ग्रुप का तमिलनाडु में आना इसी बड़े ट्रेंड का एक हिस्सा है, न कि इकलौता उदाहरण। लेकिन साथ में यह भी सच है कि भारत के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, चाहे वो पॉलिसी लेवल की हो या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने को लेकर। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले सालों में यही तय करेगा कि भारत सिर्फ एक और मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन के रह जाता है या फिर सच में ग्लोबल फुटवेयर सप्लाई चेन का एक बड़ा और भरोसेमंद हिस्सा बन पाता है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।